बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोग की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से। और आप सब जानते हैं कि कश्मीर इशू इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब से जो है वो 5 अगस्त को इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को जो है रिवोक किया है, यानी कि उसको ख़त्म किया है, तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं है। इनके आपस के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो भी ठीक नहीं हैं। और बहुत सारी पाबंदियां हैं एक दूसरे के ऊपर। बहुत सारे जो हालात हैं उनके अंदर एक टेंशन है, एक टेंस माहौल इस वक्त है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास अभी कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स होते रहे इस दौरान में, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को उठा के देखें तो हर दफ़ा ये सवाल करंट अफेयर में या पाकिस्तान अफेयर में पूछा गया है कि पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर इशू पर कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के पास कौन से रास्ते हैं, पाकिस्तान को इस इशू पर क्या करना चाहिए, या पाकिस्तान इंडिया को किस तरह से जवाब दे सकता है। तो इसी चीज़ को आज हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और इस लेक्चर से आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो एक एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर। पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी नॉन मिलिट्री ऑप्शंस की, कि पाकिस्तान के पास जो गैर फौजी रास्ते हैं, जो नॉन मिलिट्री ऑप्शंस हैं, क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है डिप्लोमेटिक ऑप्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड में, तो उनको इस कन्फ्लिक्ट की सेंसिटिविटी के बारे में बताना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए। और पाकिस्तान ये कुछ कर रहा है। अभी हम देखें, अगर जो हमारी लास्ट टाइम पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, तो इसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए इस हवाले से। और जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं इनको इसने यूज़ किया था। और कश्मीर की एनेक्सेशन से पहले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उन्होंने यूएसए का विजिट भी किया था और वहां पर इस इश्यू को डिस्कस किया था। और इस हवाले से जो चीज़ें थी वो तालिबान के साथ साथ ये चीज़ें भी ट्रम्प से जो है वो डिस्कस की थी कश्मीर के हवाले से। और जब कश्मीर के इस मामले में तेज़ी आई 5 अगस्त 2019 के बाद, तो फिर तब से लेकर अब तक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं उनसे भी मुलाकात होती रही है। और इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती रही हैं। डोनाल्ड जो ट्रंप है उसने ऑफर की थी आर्बिट्रेशन को, सालिसी ऑफर की थी, जिसको पाकिस्तान ने तो वेलकम कहा था, लेकिन इंडिया ने उसको डिनाई कर दिया था, इनकार कर दिया था। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर इनटू इंडिया, पीएम इमरान खान मेड, आज जो साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने टेलीफोन की थी मुख्तलिफ लीडर्स को दुनिया के, जिनमें टर्किश प्रेसिडेंट, ईरानियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातीर मोहम्मद, मलाइशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इन सब से उन्होंने फ़ोन पे बात की थी और उनको एतमाद मिल गया था इस हवाले से, और उनसे मदद तलब की थी। जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त के पाकिस्तान के, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने भी चाइना का विजिट किया था और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ एक मीटिंग की थी। डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को इस्तेमाल किया गया था। आफ्टर मीटिंग मिस्टर कुरैशी टोल्ड टू प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट चाइना इंश्योर्ड हर सपोर्ट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि चाइना ने हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। तो इस्लामाबाद ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्तलिफ जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी और तमाम की तमाम मेंबर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं कि जितने भी यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी हिमायत हासिल की जाए और इस हवाले से इस जो सूरत हाल है इसमें कामयाबी हासिल की जाए। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है इंडियन वायोलेशन के अगेंस्ट, कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है और जो रेफरेंडम की हम बात करते हैं, तो इसको अगर कोई इंडिया को टेबल पर ला सकता है या इंडिया को कंपेल कर सकता है तो वो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। So it is the case of human rights violation and genocide. By keeping this point in mind, the case of Pakistan is very strong. तो genocide और जो human rights violation हो रही हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान का जो केस है वो बड़ा स्ट्रांग है। पाकिस्तान को
ये दुनिया को बताना चाहिए कि इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से एक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर कश्मीर को तब्दील कर दिया गया है। इन द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, द यूएन coalition can even intervene in Kashmir to normalize the situation by stopping human rights violation in Kashmir। तो यूएन भी इसके अंदर इंटरवीन कर सकता है, यूएन में दाखिल कर सकता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को रोकने के लिए। यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा कर सकता है। Many experts noted that Russia is a traditional country who vetoed many resolutions regarding support of Pakistan, and still Russia is a challenge to the stance of Pakistan in Security Council। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो रशिया है वो तो जाहिर है पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा, और इससे पहले भी पाकिस्तान की हिमायत में कई सारी जो रेजोल्यूशंस हैं, करारदादे जो हैं, वो रशिया वीटो कर चुका है। लेकिन अभी जो रशिया के साथ हमारे हालात हैं या जो बाकी वर्ल्ड के हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा हमारा माहौल बेहतर हुआ है, और हम अभी रशिया से जो बाकी दीगर ममालिक हैं उनसे हम मदद तलब कर सकते हैं। प्रोबेबली रशिया वुड वीटो द रेजोल्यूशन इन द फ्यूचर रिगार्डिंग कश्मीर। तो ये भी चांसेस हैं कि आने वाले वक्तों में, लेकिन अगर आने वाले वक्तों में हम P5 जो हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, तो उनकी मदद अगर हम हासिल कर सकते कर लें, उनकी जो सपोर्ट अगर हमें मिल जाती है, तो फिर हम इस चैलेंज को मीट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है रशियन चैलेंज मौजूद है, और उसको डिप्लोमेसी के जरिए हम इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो बेसिकली यूएनएससी की बात करते हैं तो P5 वीटो पावर जो है ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है कंट्रीज के अंदर, और इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये हमने ध्यान में रखना है करंट सिचुएशन को। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो रशिया को इनकरेज करे, रशिया को इन्वॉल्व करे कि किस तरह की जो इस वक्त सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो पैदा की गई है इंडिया की तरफ से। लेकिन अभी जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है तो उसमें ये सिचुएशन मजीद कम्प्लेक्स हो चुकी है। जिस तरह से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, तो इस हवाले से जो सिचुएशन है वो मजीद कम्प्लिकेटेड हुई है। लेकिन फिर भी हमें अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये बताना चाहिए कि इंडिया किस तरीके के साथ कश्मीरी मुसलमानों पर, कश्मीरी लोगों पर मजालिम डा रहा है, और किस तरह से वहाँ के लोगों को बंद किया गया है, कर्फ्यू नाफिज किया गया है, और किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वहाँ पर हो रही हैं। और इस तरीके से दुनिया की मदद हासिल की जा सकती है, दुनिया की सपोर्ट हासिल की जा सकती है, और इंडिया को बैकफुट पर लाया जा सकता है। Pakistan has already adopted several coercive diplomatic options which were decided in the second meeting of National Security Committee, including returning of Indian High Commissioner, suspension of trade, and revision of all existing bilateral treaties and arrangement with India। तो इसके अलावा बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक कोर्सिव ऑप्शंस थे वो पाकिस्तान अपना चुका है, जिसको डिस्कस किया गया था मुख्तलिफ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स थी उनमें। तो इन सब में इंडियन हाई कमिश्नर की वापसी है, जो ट्रेड वगैरह है पाकिस्तान और इंडिया को उसको मुअत्तल कर दिया गया है, और जो बायलेटरल जो जितनी भी हमारी ट्रीटीज वगैरह थी उनसे जो है उनको रिविजिट और उनकी रिवीजन की गई है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है कश्मीर के हवाले से। तो ये डिप्लोमेटिक ऑप्शंस थे। नॉन डिप्लोमेटिक ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे नॉन डिप्लोमेटिक और नॉन मिलिट्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान के पास इस इशू को टैकल करने के लिए। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ये नॉन काइनेटिक वारफेयर, जिसमें आप कह सकते हैं कि मीडिया और वर्ल्ड सपोर्ट हासिल करना भी शामिल है। तो इनमें ये होता है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएं और उनको इस चीज़ पर लेकर आएं कि वो हमारी हिमायत करें कश्मीर इशू पर। देयर शुड बी विजिट्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स बॉडीज टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। दे शुड बी इनकरेज टू मेक unbiased report on human rights violation in Kashmir. Their research will play a role in exposing Indian state terrorism in Kashmir। तो इसमें हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो आएँ यहाँ पर आकर कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उनको देखें, उनका मायना करें, उनके ऊपर जो है वो अनबायस्ड किस्म की रिपोर्टिंग करें, गैर जानिबदाराना किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग करें, और दुनिया को इस बात का पता चले कि इंडिया किस तरह की
जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर कर रहा है, और जो इंडियन स्टेट टेररिज्म है उसको एक्सपोज किया जाए, उसका दुनिया को बताया जाए। देयर शुड आल्सो बी द विजिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन एजेके टू सीक एविडेंस ऑफ इंडियन वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। तो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर का विजिट करवाया जाए, ताकि वो खुद अपनी आंखों से जो इंडियन वायलेशन है उसका मुशाहिदा कर सकें कि किस तरीके से इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आ जाता है जी मिलिट्री ऑप्शन। हमने बात की है नॉन मिलिट्री ऑप्शन में, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, ठीक है, नॉन डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, और फिर अब हमारे पास है मिलिट्री ऑप्शन। तो मिलिट्री ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसको देखना चाहिए कि ये कब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मिलिट्री एक्शन के जवाब में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको तब हमने इस्तेमाल में लाना है या तब इसके बारे में सोचना है कि अगर हम पहले अटैक करते हैं तो फिर क्या होगा जी, फिर जो हमारे पास होगा विदाउट द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्लोबल जो सपोर्ट है हमें वो हम खो देंगे और दुनिया के ममालिक हमारी हमारे से पीछे हट जाएंगे। इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान की हिमायत करते हैं और इंडिया को इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर देखा जाए तो यूएस ने भी एक किस्म की इस इश्यू की जो है डिस्प्यूट इसको तस्लीम किया है, और जो ट्रंप ने आर्बिट्रेशन की बात की थी तो वो इसी का नतीजा है। फिर तुर्की हो गया, मलाइशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसी तरह और बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो खुलकर पाकिस्तान की कश्मीर के इशू पर सपोर्ट करते हैं। It means that military options against India should not be taken in the first place without the support of UN। तो यानी कि हम मिलिट्री ऑप्शंस को यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, यूएन से की सपोर्ट के बगैर मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। फिर न्यूक्लियर जो डेटरेंस है ये भी हम इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये भी हमारे पास एक किस्म की आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम न्यूक्लियर डेटरेंस को अडॉप्ट करके और इसके ज़रिए भी जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कश्मीर के हवाले से उनको हम हासिल कर सकते हैं। फिर कुछ जो है वो सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स से भी हम जो है वो जो है जिसमें नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस और इस तरह की चीज़ें हैं, इनको अडॉप्ट करके हम जो है वो इंडिया को मजबूर कर सकते हैं कि वो इसके सॉल्यूशंस की तरफ आए, हमारे साथ आके बैठे और इस मसले को हल करे। और अगर हम इस तरह की चीज़ें अपनाएंगे, इस तरह की चीज़ों में जाएंगे, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को हम मजबूर कर सकें कि इंडिया इस मसले को हल करे। अदरवाइज इंडिया इस मसले को हल नहीं कर रहा और आपके सामने सारी सिचुएशन है। तो यही कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अभी रखना चाहेंगे। देखें, ये हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जो है वो कश्मीर है, जिसको आप कह सकते हैं मकबूजा कश्मीर, जिस पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक है जी, दो हिस्सों में बटा हुआ है। और ये जो अक्साई चीन वगैरह है ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड है, ठीक है जी, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। ये चाइना के पास है कश्मीर, ये वाला हिस्सा जो है वो अपना इंडिया के पास है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से आप देखें ये आ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट जो है वो कश्मीर है, ये बल्तिस्तान रीजन, ये गिलगित रीजन, और ये AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर, और ये वाला रीजन जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड IOK इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये एरिया जो है वो चाइना के पास है। इसी तरह से ये रीजन भी हम पाकिस्तान ने जो है वो चाइना को दे दिया था। ये सियाचिन ग्लेशियर है जिस पर जो दुनिया का सबसे ऊंचा महाज है। तो कुछ यहाँ पे आपके पास आपको सिचुएशन हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो करंटली सिचुएशन क्या है। तो लोग एहतजाज करते हैं और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में फौज यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है कश्मीर में। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मिलिट्राइज्ड रीजन है वो इस वक्त कश्मीर है। तो ये लोग आके मतलब रोड ब्लॉक करते हैं, एहतजाज करते हैं, आए दिन शहादतें होती हैं, इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त होती हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों पर जुल्म जो है वो ढाया जा रहा है इंडियन फौज की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिसेंटली एक जो है वो हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, एक आप कह सकते हैं इसी के हवाले से जो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। तो उसके हवाले से कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने डिस्कस किया था कि जो पॉलिसी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास वो क्या है। उसकी बात जो की गई थी वो मुख्तलिफ जो लोग थे, जो एम्बेसडर थे उस वक्त, अब्दुल बासित, उन्होंने कहा था कि ठीक है जी,
वो एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, उन्होंने ये वार्न किया था 2014 में कि इंडिया जो है वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकता है। ठीक है जी, जो बीजेपी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो इसको रिवोक कर सकती है, वो इसको एब्रोगेट कर सकती है। He stressed the need to evolve political consensus on Kashmir policy and suggested downgrading of Pak-India bilateral relations to the charged affairs level. फिर जो एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी ने वार्न किया था कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो हमारी चाइना और यूएस से, तो इससे हमने ज़रा बचना है। ही कॉशन दैट वाशिंगटन इज लाइकली टू साइड विद इंडिया ऑन दिस इशू। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था कि इस इशू पर जो है वो वाशिंगटन जो है वो हो सकता है वो इंडिया का साथ दे। द फ्यूचर ऑफ कश्मीर नाउ डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बाय कश्मीरीज। तो उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर का जो इशू है वो अब कश्मीरियों की रेजिस्टेंस मज़ामत पर डिपेंड करता है। He worried that Indians can resort to any means to control Kashmir, while U.S. economic pressure through FATF would constrain Pakistan's option against India। और वो इस बात पर उन्होंने परेशानी का इजहार भी किया था कि जो इंडिया है वो कश्मीर पर कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि जो यूएस इकोनॉमिक प्रेशर है FATF के जरिए यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए, तो वो पाकिस्तान को जो है वो यानी कि रोकता है कि वो इंडिया के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ऑप्शन यूज कर सके या इंडिया पर प्रेशर बना सके। तो फॉर्मर SPD ऑफिशियल खालिद बनूरी, उन्होंने ये एडवाइस किया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइजरी ओपिनियन शुड बी सॉट थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICJ है, ठीक है, उसकी एडवाइजरी ओपिनियन को भी हासिल किया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। He maintained that Pakistan at the same time needed to remain ready to defend itself against possible Indian aggression। और इसी दौरान उन्होंने ये कहा था कि इस सारे मामले के दौरान पाकिस्तान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इंडियन एग्रेशन से भी बचना है, हमने इंडियन एग्रेशन का मुकाबला करना है। प्रोफेसर सज्जाद बुखारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IPI, stated that the Indian action would destabilize the region and add to the miseries of Kashmiris living in occupied valley। तो उन्होंने ये कहा था कि जो इंडियन एक्शन है ये रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और इससे जो कश्मीरी लोग हैं जो ऑक्युपाइड वैली के अंदर रह रहे हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यू दिल्ली जो है वो कुड अल्टीमेटली चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन एन अटेम्प्ट टू ऑल्टर द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ये कोशिश भी कर सकता है और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहा है कि वो डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफिक कैरेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर को, उसको चेंज करेगा और जो फंडामेंटल नेचर है कॉन्फ्लिक्ट की उसको चेंज ये करेगा आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर राजा कैसर said that abrogation of Article 370 was a violation of the Indian Constitution and it is unlikely to survive a legal challenge in the Indian Supreme Court। तो उन्होंने ये भी कहा, जो डॉक्टर राजा कैसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 370 के जो एलिगेशन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन है। जाहिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ शामिल की गई थी कि ये जो 370 है ये परमानेंट रहेगा और इसको ना तो चेंज किया जाएगा ना आइंदा चेंज किया जा सकता है, लेकिन इंडिया ने इसको, जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने इसको एब्रोगेट कर दिया है। इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द 1972 शिमला अकॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। और ये जो आर्टिकल 370 है, तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये 1972 का जो शिमला अकॉर्ड है इंडिया और पाकिस्तान का, उसकी भी खिलाफ वर्जी है और इसके साथ साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। Altaf Hussain Wani shared the sentiments and concerns of the Kashmiri people on this development and said that Kashmiri people will continue their freedom struggle against the Indian occupation but expect Pakistan to increase its support for the cause। कि अल्ताफ हुसैन वानी ने ये कहा है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो इस डेवलपमेंट से जो है वो परेशान है, लेकिन वो अपनी जो आज़ादी की जंग है वो जारी रखेंगे और जो इंडियन ऑक्यूपेशन है इसके खिलाफ पाकिस्तान की मजीद जो मदद के जो है वो ख्वाहिशमंद हैं और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान इनकी मजीद मदद करे। जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं सैयद मोहम्मद अली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ्यूचर कश्मीर पॉलिसी मस्ट होलिस्टिकली एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द कश्मीरीज एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी इंटरेस्ट बिसाइड्स commanding credibility in New Delhi and enjoying acceptability in the international community। तो उन्होंने, जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं सैयद मोहम्मद अली, उनका ये कहना है
कि जो पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है, ये इसको सारी चीज़ें जहन में रखते हुए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए ये इसके हवाले से काम करना होगा और ऐसी पॉलिसी डिवाइस करनी होगी कि जिससे इस मसले को हल किया जा सके और इस तमाम मामले में से जो है वो एक बेहतर रास्ता निकाला जा सके। तो ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं जो पाकिस्तान के पास इस वक्त अवेलेबल हैं। तो इन सब की चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है जी, कि इस वक्त जो चलता हुआ कश्मीर है जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, ठीक है जी, तो मल्टीपल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इस मामले को हल करने के लिए देर आर डिप्लोमेटिक एंड नॉन डिप्लोमेटिक नॉन मिलिट्री ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, बट देर इज ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ मिलिट्री ऑप्शंस। वेजिंग अ वॉर ऑन इंडिया should not be materialized at first place by Islamabad. It can harm international support for Pakistan। कि जो हमारे पास डिप्लोमेटिक नॉन डिप्लोमेटिक हैं ऑप्शंस, उनके साथ साथ जो मिलिट्री ऑप्शन है वो भी है, लेकिन उससे ये होगा कि अगर पाकिस्तान पहले जंग छेड़ता है तो फिर इससे जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल सपोर्ट से महरूम रह जाएगा। न्यूक्लियर डेटरेंस कैन आल्सो एन इफेक्टिव टूल टू मैनेज द सिचुएशन। देयर शुड आल्सो बी द यूज ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू ओपन वेज फॉर नेगोशिएशन ऑन कश्मीर इश्यूज। कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस हैं इसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, तो ये भी अहम रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं कि हम इंडिया के साथ टेबल टॉक के जरिए इस मसले को हल करें और इंडिया को मजबूर करें कि वो इस मसले का जो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले का हल निकालें। और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, जिनमें ये कहा गया है कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, तो कश्मीरी अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए इस मसले का हल निकालेंगे और कश्मीरी ये डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। वो अपना जो मुस्तकबिल है वो खुद चुनेंगे, उनको अपना मुस्तकबिल खुद चुनने का इख्तियार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहा है लेकिन इंडिया नहीं मान रहा, तो इसमें आलमी बरादरी को भी अपना रोल जो है वो प्ले करना होगा। आलमी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करते हुए इंडिया को मजबूर करना होगा कि वो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का एहतराम करते हुए उन्हें अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करने दें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पाकिस्तान के ऑप्शंस के हवाले से बात की, मुख्तलिफ चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।